एयर मार्शल अमित तिवारी, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायु सेना मेडल, सेवानिवृत्त। नमस्कार, मैं अनुभव सयाल आप सभी का स्वागत करता हूं द पेन पॉइंटर्स के वीर गाथा के एक और नए एपिसोड में, जहां हम आपको देश के कुछ ऐसे वीरों से मिलवाते हैं जिनके बारे में आपको जानना बेहद ही ज़रूरी है। इसी के साथ आज हमारे साथ मौजूद हैं अमित तिवारी जी सर। नमस्कार सर। गुड मॉर्निंग। नमस्कार। सर, जैसे कि आपकी बचपन की लाइफ थी और जब आपने ज्वाइन की एयरफोर्स, तो सर इसके बीच में आपकी क्या जर्नी रही, आपकी इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने की? तो सर आपकी कैसे वो रही लाइफ जर्नी? देखिए, मैं अपने घर से मैं पहला हूँ जो मैं फ़ौज में गया था, और इसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट अपने पेरेंट्स को देता हूँ। ऑल्दो बाद में वो लोग बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे शुरू में कि मैंने फ़ौज ज्वाइन कर ली। वो चाहते थे मैं इंजीनियर वगैरह कुछ बनूं। लेकिन जब 71 वॉर हुई, मैं छोटा था, मैं ख्याल से 5th-6th क्लास में रहा होऊंगा। मेरे पेरेंट्स रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ते थे, रोज़ न्यूज़ देखते थे और रोज़ बताते थे कि आज इतने जहाज़ मारे या तो इतने जहाज़ गिरे। हम लोग फैज़ाबाद में रहते थे उस समय, और आफ्टर द वॉर ये पाकिस्तानी सोल्जर्स वहाँ पे बंदी बना के रखे गए थे। तो एक तरह से हम लोग रोज़ शाम को जाते थे उनको देखने के लिए कि ओके, इस बाड़े के अंदर ये सारे पाकिस्तानी लोग रह रहे हैं। ठीक ना। उस समय से मेरी उत्सुकता जगी। मेरे पेरेंट्स ने दिखाया डेंजल कीलर, ट्रेवर कीलर, उस समय स्क्वाड लीडर थे ये लोग। इन्होंने कैसे सैबर मारे अपने नेट से। तो एक बच्चा जो 5 या 6 5th या 6th क्लास में था, उसके मेरे मन में लगा कि नहीं, मुझे भी फ़ौज ज्वाइन करनी चाहिए, मुझे भी पायलट बनना चाहिए। ये सोचते सोचते जब 12th किया, उसके बाद 77 में मैंने एनडीए के लिए अपीयर किया और 78 एनडीए ज्वाइन कर लिया। पेरेंट्स शुरू में बहुत खुश नहीं थे, लेकिन बाद में उनको भी अच्छा लगा कि मैंने एनडीए ज्वाइन कर लिया। तो सर, एक मानसिकता होती है भारत, अगर इंडियन पेरेंट्स की बात करें तो एक मानसिकता होती है कि डिफेंस में जा रहा है अगर लड़का, तो कहीं ना कहीं एक ऐसी ये लाइफ होती है जहां से वापस आना शायद ना के बराबर होता है, या फिर कहें कि दाव पे होता है कि बच्चा लौटेगा या नहीं लौटेगा। तो कहीं ना कहीं शायद परिवार में भी इसी को लेके सोच थी, या फिर कुछ और था? नहीं, ये सोच नहीं थी, और या हो सकता हो, लेकिन इतना कभी डिस्कस नहीं हुआ। लेकिन जनरली बाकी सारे पेरेंट्स के लिए मेरी तो ये राय है कि, या नौजवानों के लिए भी, भाई आप लाइफ में चाहते क्या हैं? ओके, आप लाइफ में चाहते हैं कि आप जब 20-21 साल के हों, आपको जो हॉबी है वो आप परसू कर सकें, कि आपको अच्छा खाने के लिए मिले, आपको अच्छा काम करने के लिए मिले, काम भी ये हो जो आपके मनपसंद हो, जोश वाला हो। उसके बाद आप शाम को आइए, आपके पास सारी सिक्योरिटी है, जहाँ तक आपका खाने का है, जहाँ तक आपके रहने का है, जहाँ आपके स्पोर्ट्स का सवाल है, आपको मूवीज़ देखनी है, आपको कोई भी हॉबी पर परसू करनी है, लोग आपको रिस्पेक्ट करें, ये सब आपको कौन दे सकता है? मैंने जब काफ़ी लोग जो हैं मेहनत करते हैं और दूसरी सर्विस ब्यूरोक्रेसी वगैरह ज्वाइन करते, कब ज्वाइन करते? 26, 27, 28 ईयर्स ओल्ड। ओके, काफ़ी। मैंने एनडीए ज्वाइन किया 78, जब मैं 17 ईयर्स का था, और 1982 में जब मैं 21.5 का था, मैं एयरफोर्स में कमीशन हो गया, ऑफिसर हो गया, पायलट हो गया। हॉबी क्या थी? फ्लाइंग। पे कितनी मिल रही थी? बेस्ट इन द कंट्री। ओके, और जो गवर्नमेंट पे करती है। रहने के लिए मेरा घर था, खाने के लिए मेरे पास मेस था, शाम को खेलने के लिए स्क्वाश, टेनिस, स्विमिंग पूल, वॉट एवर यू वांट वाज अवेलेबल। मेस में जिस तरह का खाना चाहिए। अब मुझे और कोई फिक्र नहीं थी। मैंने अपनी फ़्लाइंग की सबसे बड़ी समस्या थी कि कैसे फ़्लाइंग अच्छी करनी चाहिए, हमेशा उसी के बारे में सोचा था, जो कि एक हॉबी थी। तो एक नौजवान को और लाइफ में चाहिए क्या? ओके, पहले 20 साल तक, जब तक मैंने फ्लाइंग की एयरफोर्स में, कोई समस्या ही नहीं थी लाइफ में। और जब आप उड़ते हैं और एक फाइटर एयरक्राफ्ट में उड़ते हैं, काफ़ी लोग कहते हैं कि ना, गॉड डज नॉट थिंक दैट ही इज़ फाइटर पायलट, बट द फाइटर पायलट थिंक्स ही इज़ गॉड। सर, ये फाइटर जेट्स की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं,
इससे जुड़ा एक सवाल है MiG-21 को लेकर, वो मेरे दोस्त करना चाहेंगे आपसे। सर जैसे कि यूट्यूब पे और अगर गूगल पे आप अगर सर्च करते हो MiG-21 तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं कि MiG-21 क्रैश का बहुत सारी चीज़ें हैं, उसे फ्लाइंग कॉफिन भी बोल दिया गया बहुत जगह। तो सर ऐसा क्यों कहा गया उसको फ्लाइंग कॉफिन? ये सारी धारणा गलत है। ओके, आप रोड एक्सीडेंट सड़क में किसका ज़्यादा, साइकिल का ज़्यादा होता है कि मर्सिडीज़ का ज़्यादा होता है? साइकिल का ज़्यादा होता है रोड एक्सीडेंट। रोज़ आप देखिए, पेपर उठा के देखिए तो कितनी साइकिल वाले ठुक गए या मोटरसाइकिल वाले ठुक गए। क्यों? क्योंकि साइकिल ज़्यादा चल रही है। हाँ, अगर इंडिया में मिराज के केवल 2 स्क्वाड हैं और MiG-21 के 20 स्क्वाड हैं तो MiG-21 20 गुना उड़ रहा है मिराज से ज़्यादा, है ना? तो उसका ऑब्वियसली अगर होगा, आप उसका 1 होगा, आप कहेंगे इसमें 20 हो गए। और फौज पूरी तरह से, एयरफोर्स पूरी तरह से तसल्ली करती है। जहाज़ का कोई भी नहीं कह सकता कि ये जहाज़ अगर वो 60s का भी है, उसका कोई भी कंपोनेंट पुराना नहीं है, केवल एक फ्रेम, एक ढांचा है। क्योंकि हर जहाज़ में हर कंपोनेंट की लाइफ होती है और जहाँ वो लाइफ ख़त्म होती है वो हम कंपोनेंट चेंज कर देते हैं। तो ऐसे कोई ये धारणा बिल्कुल गलत है कि ये फ्लाइंग कॉफिन है, ये तुरंत टूट जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है ना। ना, ओके, मर्सिडीज़ या आप मान लीजिए जैगुआर या रोल्स रॉयस, पूरे भारत में 2 या 3 या 5 होंगी, तो उनका एक्सीडेंट क्यों होगा, कब होगा? और वो चलेंगी तो दिल्ली में चलेंगी, ये चलेंगी, पूरे खेत मतलब इधर उधर छोटे शहरों में नहीं चलेंगी। MiG-21 है, ज़्यादा थे, ज़्यादा उड़ रहे थे। सर 21-22 साल की उम्र में आपने जहाज़ उड़ाया। काफ़ी सारे छोटे बच्चे होते हैं जिनकी एक शौक़ होते हैं कि हमें भी जहाज़ उड़ाना है, छोटे छोटे खिलौने खरीदते हैं। तो क्या आपका भी ऐसा कुछ सपना रहा कि मतलब बचपन से मुझे भी जहाज़ उड़ाना है? हाँ, बताया तो मैंने कि जब 71 वॉर हुआ, जब मैं क्लास 5-6 में था, तब से मेरे मन में था कि जहाज़ उड़ाना है, पायलट बनना है, जहाज़ उड़ाना है, पायलट बनना है। और वही शौक़ मुझे खींच ले गया। क्योंकि आप एनडीए में जाइए तो एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट पास करने पड़ते हैं, जो आपका पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं, और मेडिकल भी आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, तो कई लोगों ने कहा नहीं नहीं, तुम आर्मी ज्वाइन कर लो जिसमें पायलट एप्टीट्यूड की ज़रूरत नहीं है या इतने स्ट्रिक्ट मेडिकल की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा भाई बनेंगे तो पायलट ही बनेंगे। तो शौक़ उस समय शुरू हुआ। और आपको बताऊं, जो छोटे बच्चों का ना, मुझे एक जैसे अपना बचपन याद आता था। एयरफोर्स ने मुझे एक पोस्टिंग यहाँ पे दी थी लखनऊ में, 5 UP एयर NCC में, और इसमें जेन एयर करके एक माइक्रोलाइट था। ओके, तो उस समय मेरी पोस्टिंग जब यहाँ हुई थी तो कोई 450 कैडेट्स थे जो जूनियर क्लासेस के थे अप टू 8th, और अबाउट 500 to 600 कैडेट्स थे जो सीनियर क्लास के थे, C सर्टिफिकेट लखनऊ यूनिवर्सिटी और इधर उधर पढ़ते थे। मैंने और एक और ऑफिसर है, हमने उनको मिलके कुछ नहीं तो 15-20 दिन में सारों को एक राउंड उस माइक्रोलाइट में उड़ाया। और उस समय उनकी आंखों में जो खुशी थी ना, वो देखने वाली थी। मतलब योर कैमरा कांट कैच दैट ब्राइटनेस, दैट हैप्पीनेस। हाँ, द student of class 6th or 7th, when he was sitting there and wide-eyed he was looking, and when I told him okay hold the stick, turn the aircraft, and he was turning the aircraft, I just hope some of them make it to the pilot. तो सर जैसे कि आपने बताया कि एक शौक़ था आपका कि जहाज़ उड़ाना है, और शायद उस शौक़ को आपने पूरा भी करा। कितने सारे शौक़ होते हैं जो लोग शायद जानना चाहते हैं कि एक डिफेंस में रह चुके इंसान की क्या क्या शौक़ होते हैं। तो आपके और भी क्या शौक़ थे जो आपने पूरे किए हैं ज़िंदगी में, और कुछ ऐसे शौक़ जो शायद आप पूरा करना चाहते हैं? शौक़ तो बहुत सारे पूरा करने चाहते हैं, लेकिन यह है कि उतना टाइम नहीं मिलता है। कि जैसे डिफेंस में थे, डिफेंस आपको हमेशा अपॉर्चुनिटी देती है। बहुत पहले एक रेमंड्स का ऐड आया था ना, द कंप्लीट मैन और ओवरऑल मैन और समथिंग ऑफ दैट काइंड। ओके, फौज गिव्स यू अपॉर्चुनिटी टू बिकम ओवरऑल मैन। ओके, आप काम के टाइम में काम करो, काम के बाद वो जो भी आपकी हॉबी है वो फॉलो अप करो। तो अभी जैसे, और ये सारी चीज़ें मैंने फ़ौज के में जाने के बाद सीखी, नहीं तो जब तक मैं था, मैं यहाँ पे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में पढ़ता था, फैजाबाद में या मिर्ज़ापुर में या लखनऊ में। तो मैं एक नॉर्मल सा यूपी का बच्चा था,
ओके। लेकिन फ़ौज में गया, उसके बाद से मैंने स्विमिंग की, मैं लेक स्विमर हूँ, मैं स्क्वॉश खेलता हूँ, मैं टेनिस खेलता हूँ, मैं हॉर्स राइडिंग मैंने सीखी है। मैंने एज लेट एज अभी लास्ट ईयर जब मैं त्रिवेंद्रम में था तो मैंने विंड सर्फिंग सीखी, मैंने कैनोइंग सीखी, मैंने इंटरप्राइज क्लास बोट चला। मतलब सीखना लाइफ में कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। और हॉबी तो आपको जो अच्छा लगता है, आप लोग सारे यंग हो, आपको जो अच्छा लगता है अगर उसको दिल से करोगे तो हो जाएगा। वैसे बेसिकली और मतलब मैंने जहाँ भी हाथ डाला बढ़िया से, एवरीथिंग लाइफ में कोई भी काम करिए ना, आप अपना जॉब भी कर रहे हो जो जर्नलिज्म का है, इफ़ यू डू इट एज अ हॉबी नॉट एज अ वर्क, यू विल ऑलवेज बी सक्सेसफुल। आई बेक एक्सेलेंट केक्स, आई मेक चीज़ केक्स, I make banoffee pies. Okay, I am involved in gardening. Once we go down, I'll show you. In Lucknow, I am growing orchids, and those orchids are flowering. Okay, मेरे पास और भी बहुत सारे ऐसे रेयर प्लांट हैं जिनको लखनऊ पसंद नहीं आएगा, यहाँ के क्लाइमेट पसंद नहीं आएगी, लेकिन वो यहाँ पे अच्छे खासे हैं और खूब खुशी खुशी खिल रहे हैं। ओके, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द हॉबी। No, so that is one of the message which I like to tell you all and to tell everyone. Whatever you want to do it, just put your heart and soul in it and treat it as a hobby. जो भी आपका काम है ना, because the moment you say treat work as a work, it will become punishment. You treat work as a hobby, you will always be successful. सर काफ़ी ज़्यादा अगर बात करें तो मेरा जो प्रश्न था वो असल में था नेशनल सिक्योरिटी को लेके। देखिए अगर बात करें तो पुलवामा जैसे हम लोग की बात करें, कश्मीर में जो हो रहा है अभी के हालात देख लें, पिछले कई सालों से अगर देख लें तो उन सब हालातों को देख के बात करें, तो मैं असल में ये पूछना चाहता हूँ कि जो हमारी सेनाएं हैं, चाहे वो वायुसेना हो, चाहे जल सेना हो, भूसेना हो, तो कोई भी जो भी सेनाएं हैं वो पूरी मेहनत कर रही हैं अपनी, और ज़ोरों शोरों से अपने जितनी जान लगा के काम कर रही हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो देश में कोने कोने पे बैठे हैं, जिनकी वजह से शायद से आतंकी हमले हो जाते हैं देश में, ये कहीं ना कहीं देश को खोखला कर रहे हैं। तो इनको लेके तो कुछ ना कुछ आप भी सोचते होंगे ना इनके लिए। हम भी वही सोचते जो आप लोग सोचते हैं कि इन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए। क्या वो चाहे जम्मू कश्मीर में हो, चाहे वो यूपी में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे दिल्ली में हो। हाँ, लेकिन ये आइडेंटिफाई करना, ये करना कि भाई नहीं ये जम्मू कश्मीर में ही हो रहा है, नहीं, जो काम जम्मू में, तो जम्मू कश्मीर में भी सर्व किया है। ठीक है, अगर मुझे कहीं जाने में किसी अंधेरे कोने में या अंधेरी रात में या किसी सड़क में जम्मू कश्मीर में जाने में डर लगता है, तो मुझे नोएडा में भी डर लगता है। ठीक है, तो मेरी तरफ से तो यही है कि भारत सरकार, और ये सब होगा, धीरे धीरे होगा, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और सरकार बहुत अच्छे निर्णय ले रही है। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। भाई हर चीज़, हर आदमी का रहन सहन, खाना पीना डिफरेंट होता है। जब वो दूसरे बंदे को देखता है कुछ और, तो वो दूसरा देखता है। हम सारे लोग रोबोट नहीं हैं, हर आदमी अलग तरह से सोचता है। हाँ, तो हम किसी को नहीं कह सकते भाई साहब आप ऐसा नहीं सोच सकते हो, आप सब लोग आज की तारीख से ऐसे सोचोगे नहीं। मैंने बताया कि बहुत सारी होमोजीनियस सोसाइटी टूट गई एकदम सख्ती से। ठीक है, और जहाँ भी ये लोग हैं, किसी भी प्रदेश के हैं, कैसे भी प्राणी हैं, अगर ऐसे देश के खिलाफ कुछ कर रहे हैं तो उनके खिलाफ सख्त सज़ा होनी चाहिए। सर क्या होता है ना कि हमारे समाज में, अगर भारत के समाज की बात करें तो यहाँ पे एक दिमाग में विचार बन चुका है, जो डिफेंस के लोग हैं, जो अफसर हैं, या फिर कोई जवान भी है, अगर वर्दी में देख लेते हैं कोई, तो एक दिमाग में विचारधारा बन जाती है कि जो आर्मी के लोग हैं, जो डिफेंस के लोग हैं, जो एयरफोर्स के लोग हैं, वो बहुत सख्त होते हैं। तो वो उनसे बात नहीं कर सकते क्योंकि वो क्या पता चाटा मारते हैं आगे से। तो एक विचार बन चुका है आगे कि क्या पता नहीं क्या उनसे बात भी नहीं कर सकते। तो एक ये जो चीज़ है, ये आप उनके लिए क्या कहना चाहोगे जो ये सोचते हैं? नहीं, मैं कह रहा ये बहुत ही गलत धारणा है। जितने जिंदा दिल लोग आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में हैं, ख़ासतौर से आर्मी में है ना, उतने जिंदा दिल और कहीं नहीं मिलेंगे। क्योंकि हमें शुरू से यही सिखाया गया है कि सबकी खुशी में शामिल हो, सबके दुख में शामिल हो।
हमने पिछले, मैंने तो बाहर लाइफ कम गुजारी है, 39 ईयर्स एयरफोर्स में और 4 ईयर्स ट्रेनिंग, 43 ईयर्स मैंने फ़ौज में लाइफ गुजारी है। तो हमने तो ईद भी सेलिब्रेट किया है, दिवाली भी सेलिब्रेट की है, होली भी सेलिब्रेट की है, क्रिसमस भी सेलिब्रेट किया है, गुरु नानक का जन्मदिन भी सेलिब्रेट किया है, दुर्गा पूजा भी सेलिब्रेट की है। तो जो लोग खुशी खुशी सबके सुख में और सबके दुख में शामिल हो जाते हैं, और किसी के घर थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम हुई, सारे लोग उसके घर पहुंच जाते हैं। आप किसी नई जगह पोस्टिंग जाओ तो अगले 1 महीने तक आपको खुद खाना नहीं बनाना पड़ता, क्योंकि कोई ना कोई खाना पहुंचा जाता है। तो जितने जिंदा दिल, जितने खुशमिजाज, जितने मददगार फ़ौज के लोग होते हैं, बाकी लोग नहीं होते। और ये होता है, हम सारे लोग तो एक ही सेट से निकले हैं ना, हम भी सारे भारतीय हैं, लेकिन जो फ़ौज जो सिखाती है कि साथ में सबके साथ खुशी से कैसे रहना चाहिए, उसका असर है। तो ये धारणा कि फ़ौजी लोग थप्पड़ मार दें, हाँ ये मान सकता हूँ कि फ़ौज आपको एक डिसिप्लिन सिखाती है, ठीक है, कि भाई आपको जाना है तो सड़क में लेफ़्ट में ही जाओ, या लाइट बंद हो जानी चाहिए दिन के टाइम में, या पानी ज़्यादा नहीं बहना चाहिए, या कुछ हो। अब कोई फ़ौजी उसमें वर्कअप हो जाए कि भाई हमने ये सारा डिसिप्लिन से हम चलना चाहते थे और ये डिसिप्लिन नहीं है, या रोड गंदी है, या कुछ और है, तो वो मैं मान सकता हूँ, क्योंकि फिर वही है कि वो एक लाइफस्टाइल है जो आपने 39 ईयर्स और 43 ईयर्स आपने देखा है कि सब लोग अपना अपना काम कायदे से कर रहे हैं, अभी नहीं हो रहा है उतने कायदे से। लेकिन ठीक है, ये देश है, मतलब सारे लोग फ़ौजी नहीं हैं, लेकिन ये धारणा कि फ़ौजी लोग जनरली गुस्से हो जाते हैं। आप किसी से कहिएगा जोक सुनाने के लिए तो फ़ौजी सबसे पहले जोक सुनाएगा, इसके बजाय किसी और के। सर ऐसा कुछ बदलाव जो आप चाहते हैं कि दूसरी जो डिफेंस की वो है दूसरे कंट्रीज़ की, वो हमारे यहाँ पे भी होनी चाहिए, वैसा कुछ अगर आप सोचे कि यहाँ नहीं है और वहाँ है, वो चीज़ यहाँ होनी चाहिए? लेट मी टेल यू, जैसे हम जिस वातावरण में हैं और हमारा देश जितना तरक्की कर रहा है, और हम जितना पैसा हमें डिफेंस में खर्च करना चाहिए, ओके, अगर मान लीजिए हमारा देश न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया की तरह होता, या यूरोप में कोई देश होता जिसको कोई ख़तरा नहीं है, तो हो सकता है हम डिफेंस में कुछ भी ना खर्च करते। That would have been the ideal situation कि no money is spent on the defense, all the money is spent on the development and opening a school and colleges and all that. Okay, so presently we don't have any choice but to spend 2.5% on defense. Okay, I feel whatever action government is taking, okay, it is the best thing that is happening to the defense forces, because they know the best and we cannot afford anything. I was in Afghanistan, okay, वहाँ मैंने अंग्रेज़ों को लड़ते हुए देखा, ओके, उनके जो लड़ाई के बाद जब वो आते थे शाम को, तो उनके सारे कमरे एयर कंडीशनड होते थे, उनके जो मेस में खाना आता था वो दुबई से सीधा आता था, ओके, और इट वाज लाइक अ 5-star बुफे। यू वांट चाइनीज़, यू विल गेट चाइनीज़, यू वांट कॉन्टिनेंटल, यू वांट कॉन्टिनेंटल, यू वांट नॉन-वेज, ओके। हमारे यहाँ, हमारे देश में हम लड़ जाते हैं, दुश्मन को मार देते हैं, शक्कर पाड़े और चने खा के भी, है ना। हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और सरकार हमारी पूरी मदद कर रही है, हमें ऐसा ही करना चाहिए हमेशा। सर जैसे यूथ है हमारा, वो गलत आदतों में ज़्यादा जा रहा है, ज़्यादा तरफ झुकाव ज़्यादा है उस तरफ, तो आप ऐसा क्या मैसेज या फिर कुछ ऐसा चीज़ बोलना चाहेंगे उनके लिए? देखिए, मैं केवल ये कहना चाहूँगा कि यूथ के लिए और आप सभी लोगों के लिए कि भाई आप जो भी कुछ करते हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, ओके, आप पहले अपना सोच लो, क्योंकि काफ़ी चीज़ें होती हैं, हम रोड में ड्राइव कर रहे हैं, कोई इधर से जा रहा है, कोई इधर से जा रहा है, लेकिन जब भी आप ड्राइव करते हो ना, तो आप कोई 200 से 500 मीटर आगे देखते हो, फिर ड्राइव करते हो। अगर हम हर आदमी के साथ बच के चलेंगे ना ऐसे, तो हम कभी कहीं पहुँचेंगे नहीं। तो यूथ को हमेशा ये सोचना चाहिए, भाई आज मैं 21 ईयर्स का हूँ या 18 ईयर्स का हूँ, वेयर डू आई सी हिम 10 ईयर्स, वेयर डू आई सी माई सेल्फ 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ, वेयर डू आई सी माई सेल्फ 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ। फिर मैं जो भी कर रहा हूँ, क्या वो मुझे वो 10 साल बाद वहाँ पहुँचा देगा ऐसे ही करना, या 15 साल बाद पहुँचा देगा वहीं ऐसे ही करना? अगर भाई आपको लगता है कि हाँ आपको वो पहुँचा देगा, तो प्लीज़ वो करो। अगर आपको नहीं लगता कि वो आपको पहुँचा रहा है वहाँ पे, देन यू मस्ट स्टॉप,
No, suppose now someone says, okay, someone thinks कि I want to be in Tihar jail from 10 years from now. So you do whatever you need to do to reach Tihar jail. But if you want to be an athlete and you want to be a bureaucrat, or if you want to be an astronaut 10 years from now, so then you need to work towards that. Then you need to leave your smoking, or probably you want to be an athlete or something good and good health and all. This I keep telling in the, I used to tell in the Air Force also. Okay, I used to tell people कि you should think about what you want to do after retirement or post retirement at an old age. At old age, do you want to play with your grandsons? Do you want to have a house? Do you want to follow your hobbies? Do you want to, because whole life you have spent away from the family, do you want to spend the time in your village and all? If you want to do all these things, and you don't want to die and say 50 or 52 years age, then please don't drink, please don't smoke, go for regular walks. Okay, because you smoke, you don't do exercise, okay, you put on weight, you become diabetic, okay. What will happen? One day you will go. Will it make any difference to the country? Will it make any difference to the Air Force? It will not make any difference to anyone. The difference will, it will make a difference to your family, to your parents, to your kids, to your relatives. सर एक आखिरी सवाल आपसे है कि एक जो आपने बताया कि 39 ईयर आपकी सर्विस में रही है, काफ़ी सारे लोग होते हैं 39 ईयर जब आप 29 साल कहीं जॉब कर रहे हैं, कहीं काम कर रहे हैं, एक ज़िंदगी बन चुकी है वहाँ पे, तो मेमोरीज भी बनती हैं। तो कुछ ऐसी मेमोरीज जो आपकी रही हो, जो शायद आप जब याद करते हो तब मुस्कुराहट आ जाती है आपके चेहरे पे, तो कुछ ऐसी मेमोरी जो आप हमारे साथ साझा करना चाहें? कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन क्योंकि इतनी चीज़ें हैं, और आपको ये मैं, अच्छा एक और मैं बताता हूँ आप लोग को कि जो कि एप्लीकेबल है। जैसे आप लोग 3 लोग हो, आपकी टीम है, आप टीम में मिलके काम करते हो। ओके, मैं फ़ौज में था और इतना सीनियर बना केवल टीम वर्क की वजह से, और उसके मतलब काफ़ी इंसिडेंट बता सकता हूँ कि हम लोग कितने कोहेसिव आपस में टीम थी। जब मैं अफ़गानिस्तान में था और उधर बॉम्ब फटा, एम्बेसी में 2008 में बॉम्ब फटा, मैं फॉर्चुनेटली बच गया क्योंकि मैं उसके एक दिन पहले इंडिया आया था। नहीं तो जिस गाड़ी में मैं चलता था उसमें 3 ऑफिसर थे, तो 2 की वहाँ डेथ हो गई, मैं नहीं था, तो मैं अगले दिन वापस गया। एम्बेसी ने डिक्लेयर कर दिया था कि भाई अभी और भी ख़तरा है, जिनको जाना है वापस वो वापस इंडिया जा सकते हैं और 1-2 महीने बाद वापस आएंगे। मैं तो अगले दिन वापस पहुंच गया था वहाँ पे। मेरे साथ 3 लोगों का स्टाफ था, छोटा सा हमारी टीम थी वहाँ पे। अदर 3 वर नॉट ऑफिसर्स। ओके, लेकिन मैंने कहा कि आप लोग वापस चले जाइए और जब ये शांत हो जाएगा वापस आइएगा। उन्होंने कहा नहीं सर, हम आपको अकेले छोड़ के और एम्बेसी को अकेले छोड़ के हम नहीं जाएंगे। हमारा काम वहाँ ऑफिस का काम था और इंडिया अफगानिस्तान का कोऑपरेशन बढ़ाने का काम था। हमारे किसी के पास ना कोई बंदूक थी, ना चाकू था, छुरी कुछ भी नहीं थी कि हम अपनी मदद कर सकें। रोज़ था कि आज किडनैप होंगे या कल किडनैप होंगे टाइप, लेकिन एक भी आदमी नहीं गया वहाँ से वापस। पूरा एक टीम की तरह हम रहे। मैं इसमें था, सूर्य किरण एरोबेटिक टीम में था। ओके, और 2001 में बेंगलोर में एरो इंडिया हो रही थी। ओके, मैं 9 एयरक्राफ्ट टीम में था। हम लोग 9 एयरक्राफ्ट मैनूवर कर रहे थे, और एक मैनूवर होता है बैरल रोल। ओके, उसमें आप ऐसे उड़ते हैं और ये पूरा 90 डिग्री जाके फिर ऐसे घूमते हुए फिर इसी तरफ सीधे आ जाते हैं। 9 एयरक्राफ्ट में ना आपको एक ये ध्यान रख, अगर एक जहाज़ अकेला है और मुझे कोई प्रॉब्लम दिखे किसी टाइम, तो मैं वो मैनूवर तुरंत अबेंडन कर सकता हूँ और कैंसिल कर दूँगा। लेकिन 9 जहाज़ में मैं कोई भी मूवमेंट सडन नहीं कर सकता, क्योंकि सारे जहाज़ जो हैं एक दूसरे से बिल्कुल लगे हुए हैं और वो एंटीसिपेट करते हैं कि ये इधर ही जाएगा। अगर मैं इधर चल दूँगा अचानक से तो हम लड़ जाएंगे आपस में। तो हम आ रहे थे बैरल रोल करने, और जैसे मैंने पुलअप किया, ओके, मुझे यहाँ पे 2 चिड़िया दिखी। ओके, अगर अकेला जहाज़ होता तो मैं वो चिड़िया अवॉइड कर देता, मैं कैंसिल कर देता, इधर घूम जाता, किसी और तरफ घूम जाता, नीचे चला जाता। लेकिन 9 जहाज़ के साथ नहीं कर सकता था। मुझे मालूम था कि अब ये लगने वाली है और जोर के मारेगी।
I just went through the entire motion and heard very strong dhap dhap. Oh. We completed the movement and came out. जब मैं सीधा हुआ जो मेरे बगल में था इधर नंबर 3 मेरा, he gave a call, sir you have a bird hit. मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने कहा उसका बंसल नाम था, we call बंसी, बंसी you also have bird hit. Okay, then we checked our engine parameters, everything was normal. हमने उसके बाद नीचे किसी को पता नहीं चलने दिया, हम सीधे ऐसे जा रहे थे। फिर मैंने कॉल किया कि हम अपना डिस्प्ले कॉल ऑफ कर रहे हैं। जो सर्विसेबल जहाज़ थे उनको पहले लैंड कराया, फिर बंसल को लैंड किया, क्योंकि अगर अनसर्विसेबल जहाज़ जिसको चोट लगी हुई है, मान लीजिए कि वो जाके लैंड करते समय क्रैश हो जाए तो बाकी लोग किधर लैंड करेंगे। ओके, तो सारे सर्विसेबल वालों को पहले लैंड कराया, फिर बंसल को लैंड कराया, फिर एंड में मैं लैंड किया। दैट वॉज द टीम वर्क। कि ये लगा, ऐसा नहीं कि बाकी 9 लोगों को नहीं पता चला कि चिड़िया लग गई है, लेकिन कोई भी अपनी जगह से हिला नहीं। और हम लोग करीब 300 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहे थे और हमसे एक दूसरे जहाज़ से 1 से 1.5 मीटर की दूरी थी। ठीक है, तो जब भी अब भी मैं जब सोचता हूँ कि उन लोगों को मेरे ऊपर कितना भरोसा था, तो इट गिव्स अ वेरी वार्म फीलिंग इनसाइड कि ना कि ये हमारे 9 लोगों की जो टीम थी, हम कुछ भी कर सकते थे एक साथ। उनको मेरे ऊपर इतना भरोसा था कि ये गलत नहीं होगा और जो भी होगा हम साथ, मतलब ऑल दोज अदर देन एक जो मैं उड़ रहा हूँ, इसके अलावा जो 8 और पायलट उड़ रहे हैं, दे डोंट लुक आउटसाइड, they just don't look outside, they just look only at the point on my aircraft कि इसके रेफरेंस में मुझे यहाँ पे रहना है। अगर किसी वजह से मेरा जहाज़ ज़मीन में खुदा न खास्ता चला जाए, कुछ खतरा हो जाए, सारे जहाज़ों को वही खतरा होगा, 9 के 9 को। तो इतना कॉन्फिडेंस एक दूसरे में, इतना विश्वास कि हम सब साथ में हैं और एकदम छोड़ेंगे नहीं, केवल फ़ौज में हो सकता है। सर वो फाइटर जेट्स कौन से थे जो आप कह रहे बैल करी थी? ये उस समय हम लोग किरण मार्क 2 उड़ाते थे। अच्छा। अभी टीम अभी भी है, अभी वो लोग हॉक उड़ाते हैं। अच्छा। अभी हॉक उड़ाते हैं, हम लोग किरण मार्क 2 उड़ाते थे। अच्छा। सर आपका कोई ऐसा मतलब सफ़र रहा हो जिसमें आपको लगा हो कि इस वाले सफ़र में ज़्यादा मज़ा आया हो, मतलब जहाज़ उड़ाने के सफ़र में? लगभग आपने 3500 घंटे उड़ाए, 3500 घंटे उड़ाए हैं, तो इसमें से कुछ ना कुछ तो ऐसा रहा होगा जिसमें आपको मज़ा आया होगा पर्सनली कि मज़ा आ रहा है उसको उड़ाने में। मतलब मैं काफ़ी लकी रहा हूँ एयरफोर्स में कि मुझे हर तरह की फ्लाइंग मिली। अब मुझे कभी बैठ के ये सोच कर नहीं लगता है कि यार ऐसे नहीं उड़ाया जहाज़। ओके, और मेरा सबसे खुशी वाला टाइम ये रहा, सूर्य किरण वाला रहा, जहाँ की जितनी रेस था, जितना परफेक्शन था, वो खुद के साथ था कि मेरे को ये बिल्कुल ठीक करना है ये मनूवर। ओके, और आप तब तक प्रैक्टिस करते रहो जब तक कि वो बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता। लोग घर चले जाते थे, मैं अपना एक जहाज़ लेके लूप पे लूप, बैरल रोल पे बैरल रोल प्रैक्टिस करता रहता। लेकिन जो एक दूसरा मैं बताऊं, एज अ पायलट, जो पुराने वाले जहाज़ थे उनमें सिस्टम्स कम थे, लेकिन प्योर फ्लाइंग का मज़ा बहुत ज़्यादा था। मैंने शुरू में जब फ्लाइंग शुरू की तो नेट का इंडियन वर्जन था, इट वाज कॉल्ड अजीत। तो अजीत बहुत छोटा सा जहाज़ है, बहुत ही छोटा जहाज़ है, और मैं भी बहुत लंबा नहीं हूँ। तो मैं जब उस जहाज़ में बैठ जाता था तो वी आर मेड फॉर ईच अदर। I could select some switches by moving elbow here, I could select some switches by moving elbow here, and then me and the aircraft were one piece, and there was no one else flying that aircraft. बाद में मैं MiG-27 और दूसरे जहाज़ों में जब उड़ा तो इन जहाज़ों में बहुत सारे कंप्यूटर्स वगैरह भी हैं, तो हमेशा कोई ना कोई कंप्यूटर, कोई ना कोई मीटर आपको वार्न करता रहता है कि आप इधर ज़्यादा हो रहे हो, आप उधर ज़्यादा हो रहे हो, आप ऐसे उड़ रहे हो, वैसे उड़ रहे हो, ठीक करो, ये करो। उसमें प्योर फ्लाइंग थी, प्योर आपकी स्किल थी, कोई आपको मदद करने वाला नहीं था। तो जो मज़ा ऐसे जहाज़ उड़ाने में है वो, मतलब आज के पायलट हो सकता है मेरे से एग्री ना करें जो Su-30 और राफेल उड़ा रहे हैं, लेकिन जो प्योर फ्लाइंग, आई एम जस्ट सेइंग प्योर फ्लाइंग, आई एम नॉट सेइंग इफेक्टिवनेस और विच वाज मोर डेंजरस, देयर इज नो डाउट दैट दीज एयरक्राफ्ट आर मच मोर एफिशिएंट, लेकिन प्योर
फ्लाइंग उड़ाने का जो मजा, उड़ाने का जो लुत्फ है, वो जो नेट में था या अजीत में था, या बाद में जब मैंने ये उड़ाया सारे में, या सारे पायलट, या जब इधर माइक्रोलाइट भी उड़ा रहा था, और जब जो छोटे बच्चों को देख के लगा कि आप किसी को इतनी खुशी दे सकते हो, ओके, कहीं नहीं है। जैसे सर आपने बोला अभी कि मतलब ये अजीत जो था, जहाज जो था, वो वी आर मेड फॉर ईच अदर। मैम अदर मुस्कुरा रही थी, तो मैम की क्या कहानी रही है कि मैम से कैसे मिले आप? नहीं, I'll tell you, so this not all that happy thing. I got married in 1989. Okay, 1989 I got married. Then I had 2 kids. But unfortunately in 2002 I lost my wife. Okay, there's some minor illness. But then again here the whole thing will come. The Indian culture, armed forces, ethos, tradition. I was in bad shape. I had one child who was, she was 6 years old and son was 10 years old. And I was at Bidar in this same Suryakiran team. My tenure was getting over. I was almost posted out to somewhere else, and then this unfortunate thing happened. But the way Air Force supported me that time. Okay, they looked after me. Okay, you need to get posted here, or you need to. They sent me for a course, which was a MBA course, and where one remains busy from morning till evening, just to keep me occupied. Then gave me a posting here in NCC कि घर के पास आप थोड़ा आ जाओ, and then asked me कि भाई वापस आओ, आप काम शुरू करो फिर से कायदे वाला. तो again normal any other officer. My parents, my father was retired, but he was working for World Bank. He left the job. My father and mother came and stayed with me, looked after my kids. Okay, the cohesion, which is the Indian culture within parents and me, and then I met Poonam in 2006, and she very, I'll say, in a matured fashion, very gracefully agreed to give me support. She was seeing, this guy is going to fall any moment, he will drop down. Okay, so she agreed, and she used to work for Power Grid Corporation, and she was at very senior post in finance. Not only she looked after me, she looked after what happened after marriage. Immediately I went to Afghanistan. Afghanistan was non-family station. She looked after 2 teenagers. Okay, suddenly they were with her. She was here with my parents, okay, and I was sitting in Afghanistan. She had to go and work in the office also. Okay, so she has been a source of big strength. Whenever I worked, I'm saying from 2006 onwards. In fact, I had a tough time from 2002 to 2006 when I didn't have anyone to support. From 89 to 2002, my first wife supported me, otherwise मैं बिल्कुल वेला सा था. Okay, she motivated me to work hard and bring perfection, and after 2006 Poonam took charge. In fact, she left her job. When she was leaving her job, I was telling her, Poonam, you are going to retire later than me. Poonam, you are getting pay more than me, so I will leave Air Force, you continue working. But she left her job. Power Grid, who leaves government job, a PSU job, a permanent job, who leaves the thing? But she has been a source of power for me, source of strength for me, and she has supported. काफ़ी अच्छा रहा सर आपसे बात करके, काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिली आपसे. काफ़ी अनोखी जो आपने बताया कि अनोखे शौक़ हैं और अनोखी चीज़ें आप यहाँ पैदा कर रहे हैं आप अपने गार्डन में, जो शायद लखनऊ में ही नहीं है पूरी. तो काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिली आपसे, और उम्मीद है कि आपसे ऐसे हम जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे, और आप लोगों से भी हम बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे. देखते रहिए द पेन पॉइंटर के वीर गाथा के एपिसोड्स. मिलते हैं आपको लेके किसी नए वीर के साथ, किसी और वीर के साथ, उनकी वीर गाथा को लेके. तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम.